Hello friends, I am YN Krishna. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद YN कृष्णा। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे इस कोविड-19 महामारी में और अपने आप को भी स्वस्थ रखे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और उसी स्टडी के ही क्रम में आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए प्रेजेंट हैं। देखिए, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक कॉमन है। कॉमन का मतलब उसमें एकेडमिक कंपटीशन सभी बच्चों के लिए है। ये देखिए, मेरा मकसद जो है वो किसी भी टॉपिक को कंसेप्ट्स को क्लियर करना है कि जैसे जानने तो बहुत शुरू से ही जानते हैं बच्चे, लेकिन उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं तो वो तो टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सब मुझे पता है, लेकिन मैं उसके कंसेप्ट्स पर बात करूँगा कि वो कैसे डेवलप किया जाता है या कैसे उसका वर्क होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि सर्किल की एरिया से या सर्किल के जो मेंसुरेशन पार्ट है। सर्किल में दो पार्ट है, एक ज्योमेट्रिकल पार्ट है और एक मेंसुरेशन पार्ट है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्किल के मेंसुरेशन पार्ट पर करेंगे, यानी कि एरिया और पेरीमीटर पर बात करेंगे। सर्किल की जो भी बात करेंगे वो सर्किल के एरिया से रिलेटेड या सरकमफेरेंस से रिलेटेड जो बात होगी उस पर करेंगे। बाकी जो दूसरा कंसेप्ट है इसका ज्योमेट्रिकल फिगर पर, तो वो हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जो इसका होगा सर्किल का, और उस पर जो बात करेंगे, अगर उस पर आप लोगों को नीड होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जो है सर्किल का उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, जो कि दोनों ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स पर भी और इंसुलेशन कंसेप्ट्स पर भी, दोनों पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर्किल में। एक क्वेश्चन एडवांस मैथ में, वो कंपटीशन हो या एकेडमिक के जिस भी क्लास में एकेडमिक में है। जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 10th की कोर्स में है प्रेजेंट में। बाकी कंपटीशन के चाहे कोई भी कंपटीशन दीजिए, सर्किल से एक क्वेश्चन आता जरूर है, वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल या पेरीमीटर पर रिलेटेड। तो ये एकेडमिक और कंपटीशन के दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक सर्किल की बात है तो सर्किल सबको पता है सर्किल क्या होता है। तो सर्किल एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक पाथ होता है, जो कि जैसे फिक्स पॉइंट जो है ये है O, और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस R है, जिससे एक फिक्स पाथ हो रहा है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी पाथ को ये क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं आप, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे सेंटर बोलते हैं। और फिक्स डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो सर्किल की डिफिनीशन ये हुई कि किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स रेडियस यानी फिक्स डिस्टेंस पर जो एक कांस्टेंट पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। जो कांस्टेंट पाथ होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं या डायमीटर कहते हैं, अरे वो सरकमफेरेंस कहते हैं। अब पेरीमीटर आप ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर और एरिया वहाँ का कंसेप्ट है। तो पेरीमीटर के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी फिगर की जो पेरीमीटर होता है वो उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। तो जैसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में साइडों का सम होता है, ऐसे ही सर्किल में इस बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। उसको कभी कभी सरकमफेरेंस भी कहा जाता है। तो इसमें ये बात, और इसमें ये रेडियस है, आप देखें तो ये रेडियस है। और ए भी एक लाइन इसमें देख रहे हैं जो सेंटर से होकर जाती है सर्किल को दोनों साइड में बाइसेक्ट मतलब टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो उसी को हम डायमीटर कहते हैं। ये देखिए डायमीटर, अगर रेडियस को R से डिनोट करें हम, तो डायमीटर देखिए ये भी R है, ये भी R है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2R। तो रेडियस इक्वल टू 2R, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। तो ये एक कंसेप्ट है यहाँ पर जिसमें डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस के होता है। खैर ये बात तो आप जानते हैं, आई होप कि आपको ये पता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आपको ये सरकमफेरेंस आता कैसे है। जैसे सरकमफेरेंस आई होप आपको पता होगा कि सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr होता है। आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। ये लर्न है सभी को। लेकिन देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी सरकमफेरेंस की डिफिनीशन ही देख लीजिए कि सरकमफेरेंस डिफिनीशन क्या होती है, कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्किल इज इट पेरीमीटर यूजुअली कॉल्ड सर्कमफेरेंस।
जो ये सर्किल की बाउंड्री देख रहे हैं आप, इस बाउंड्री पर अगर एक राउंड आप यहाँ से कहीं से भी ए से चलिए, राउंड से होकर के ए पर आ जाइए, तो जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि एक डोरी ले लीजिए, इस डोरी को ऐसे आप राउंड कर लीजिए, उस डोरी की जितनी लेंथ होगी वही क्या होगी, उसका पेरीमीटर होगा। और कभी कभी उसे हम क्या कहते हैं, जनरली, कभी कभी नहीं, जनरली उसको सरकमफेरेंस ही बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस यूज करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कॉल दिस सरकमफेरेंस। अब आप देखें तो सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच एक रिलेशन होता है, शायद आप जानते भी होंगे कि सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि सरकमफेरेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलता है। आप ये कंसेप्ट है, आप सर्किल में कंसेप्ट जानिए कि कभी भी किसी भी सर्किल में, कोई भी रेडियस हो, कोई भी डायमीटर हो, कुछ भी हो, अगर सरकमफेरेंस यानी कि इस बाउंड्री को हम डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जो कि सभी सर्किल के लिए सेटिस्फाई करता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी नो दैट द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। सरकमफेरेंस का जो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है एक कांस्टेंट रेशियो होता है विथ इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के साथ। दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। जैसा आप सबको पता है पाई के बारे में, पाई आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो पाई एक ग्रीक लेटर है जो क्या डिनोट करता है, ये पाई की ओरिजिन क्या है कि किसी सर्किल के सरकमफेरेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो जो रेशियो आता है, कांस्टेंट रेशियो आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, जो कि एक ग्रीक लेटर है। और यहाँ से अगर हम सरकमफेरेंस निकाल लें तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। तो ये जो पहली बात आपको याद रखना है कि सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस यानी कि 2r। तो ये इसके बाद तो इतना अगर आप नोट कर लीजिए, बाकी हम इसको रफ करके तो आगे बताते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो आगे देखिए कि हमने जैसे देखा कि सरकमफेरेंस ऑफ डायमीटर यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो पाई होता है, जिसको मैंने ये देखा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, सर्किल का पार्ट है, तो सर्किल के पार्ट में डायमीटर जानते हैं आपकी 2 रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो 2r अगर ले लें डायमीटर को तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा सरकमफेरेंस वो आ जाएगा 2 पाई r। यही हमें लर्न भी करना रहता है कि सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, जहाँ पर r क्या है, वो सर्किल की रेडियस है, द रेडियस ऑफ द सर्किल वेयर आर। ओके, देन कुछ पाई के इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, कि वैसे तो पाई के बारे में आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो इंडियन मैथमेटिक्स के जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो जो पाई की यहाँ पर इसका कंसेप्ट है कि पाई की जो वैल्यू है वो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने AD 476 एंड 550 के बीच में उन्होंने दिया था। आर्यभट्ट ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी पाई की जो दी थी, वो फिर उन्होंने कहा था कि अगर 62832 को अगर 2 4 टाइम 0 से इसको अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पर मिलती है 3.1416 नियरली, मतलब ऐसे ही, ये तो बहुत आगे तक मतलब जाती है, लेकिन उन्होंने नियरली बताया था कि अगर इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए पाई की वैल्यू को तो ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो है निकलती है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई के बारे में आर्यभट्ट ने ही ये वैल्यू दी थी। उसके बाद में इसके बारे में इंडियन मैथमेटिशियन जो है श्रीनिवास रामानुजन ने भी कैलकुलेट किया था, जिसको इस पाई के यानी कि आर्यभट्ट की इस वैल्यू को यानी कि पाई के इस जो ये इन्होंने रिजल्ट दिया था इसको उन्होंने आइडेंटिटी के रूप में यूज किया। आगे चल करके 1887 से 1920 के बीच में
रामानुजन ने क्या किया था, इसको आइडेंटिटी के रूप में यूज किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पाई को आइडेंटिटी के रूप में कौन से इंडियन मैथमेटिशियन ने यूज किया था? तो रामानुजन ने यूज किया था, लेकिन उसकी वैल्यू अप्रॉक्स में किसने दी थी? वो आर्यभट्ट ने दिया था। पाई की वैल्यू जो है ये 62832/244 टाइम्स 0 को किसने सॉल्व किया था? आर्यभट्ट ने सॉल्व किया था, जिसमें 3.1416 की वैल्यू बताया था नियरली। लेकिन इसको आइडेंटिटी के रूप में यूज किया था वो श्रीनिवास रामानुजन ने यूज किया था, जो भी दोनों लोग इंडियन मैथमेटिक्स, बहुत बड़े इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और जहाँ पर रामानुजन को मैजिशियन बोला जाता था मैथमेटिक्स के, तो उन्होंने क्या किया था, इसको मिलियन प्लेस तक करेक्ट वैल्यू निकाला था। इसी पाई की वैल्यू को उन्होंने, इसी रिजल्ट को आइडेंटिटी के रूप में यूज करके मिलियन प्लेस तक जो है करेक्ट वैल्यू निकाले थे डेसिमल प्लेस में। तो करेक्ट प्लेस पर डेसिमल करेक्ट किया था। और जहाँ तक पाई की जो वैल्यू यूज की जाती है जनरल वे में, हम लोग आज जो यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, जिसको अप्रॉक्स में हम लिखते हैं 3.14। प्रेजेंट टाइम में हम लोग सिर्फ पाई के बारे में इतना ही पढ़ते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3.14, जो कि इन दोनों की जो देन है वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ही थे, जिसमें आर्यभट्ट और रामानुजन ने जो है इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। जहाँ तक इसके पाई के बारे में बात करते हैं कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि आप जानिए पाई यहाँ लिखा तो जाता है, आप सोच रहे होंगे 22/7 तो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको जब कैलकुलेट किया गया है तो ये एक इरेशनल नंबर आया है, जिसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, ये कभी रिपीट नहीं करेगा। इसको मिलियन प्लेस तक भी उन्होंने क्या किया था, रामानुजन ने डिवाइड करके निकाला था, लेकिन कहीं ये वैल्यू रिपीट नहीं की है। तो पाई जो है ये याद रखिएगा, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछता है पाई क्या होता है, इरेशनल होता है या रेशनल होता है। तो पाई हमेशा याद रखिए कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये तो पाई के बारे में बात हुई। हमारा मेन मकसद है कि हम सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr और पाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन मैथमेटिक्स ने इसको काफ़ी डेवलप किया है उन्होंने, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। ये तो बात हुई पाई और सरकमफेरेंस की। अब हम बात करेंगे सर्किल की एरिया की। तो चलिए देखें हम सर्किल की एरिया कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे किसी सर्किल की एरिया निकालते हैं। वैसे आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, लेकिन कैसे निकलता है इसके कंसेप्ट पर बात करेंगे आज हम। तो आगे चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या किया, एक सर्किल लिया है, जैसे आप देख रहे हैं एक सर्किल है, इसको मैंने क्या किया है 10 भाग में डिवाइड किया है। अरे इसको चाहे तो और ज़्यादा भाग में 20 भाग में करेंगे, और ज़्यादा जितने भाग में चाहे उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको 10 भागों में बांट दिया है। और आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस अभी अभी आपने पढ़ा है कि किसी r रेडियस के लिए सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। जो आप इसको ये भाग बांट रहे हैं, इसको हम काट के, जैसे इसको काट के मान लीजिए एक सेब, गोल गोल सेब ले लीजिए, सेब के बीच से काट काट के अलग अलग फाक फाकी जिसको बोलते हैं पार्ट निकाल करके, अगर इस तरीके से हम इसको अरेंज करें, इन्हीं पार्ट को अगर हम इस तरीके से अरेंज करें, तो अगर आप देखें सभी पार्ट्स को मैंने 1 से 10 तक के पार्ट को ऐसे लगा दिया है। इसको जितना ज़्यादा छोटे भागों में काटेंगे उतना ही ये जो आप इसमें लॉस देख रहे हैं ना फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल खत्म होता जाएगा, सीधा होता जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा काटेंगे उतना ही ये ज़्यादा आप शेप में, एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसे तो आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर इसको काटा जाए ऐसे छोटे छोटे भागों में और जोड़ा जाए तो ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। अब अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ये और ये नीचे की बाउंड्री, ये दोनों मिला के 2πr है कि नहीं है? ये दोनों बाउंड्री मिला के 2πr है, ये और ये दोनों बाउंड्री मिला के क्या है, 2πr है। तो अगर आप देखें, और ये कैसे बिहेव करेगा, अगर मान लो इसको ऐसे और छोटा कर दें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? ये जो है एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और उस केस में जब रेक्टेंगल होगा तो आप देखें ये हाइट, यानी कि ये पूरी हाइट देखें तो ये सभी r होंगी। देखिए ये सभी क्या है, r है। तो ये और ये दोनों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड दोनों क्या है, r है, रेडियस है, फिक्स है। लेकिन ये टोटल कितना है, 2πr है।
तो हाफ इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ हाफ रेक्टेंगल निकालें अगर, लेंथ हाफ रेक्टेंगल निकालें तो क्या आएगा, हाफ 2 पाई आर। भाई टोटल क्या है 2 पाई आर है, और इसको हाफ ले लीजिए तो क्या आ जाएगा पाई आर। लेंथ आ गई नहीं आ गई। ब्रेथ इसकी, ब्रेथ क्या आएगी, आर आएगी। ब्रेथ आप देख रहे हैं रेक्टेंगल की, आर है। तो अगर आप देखो तो अगर इस ये जो जितने आप रीजन ये देख रहे हो, पूरा रीजन, होल रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये सर्किल ही तो है पूरा। ये सर्किल को ही काट करके यहाँ रखे हो, जैसे एक सेब थी उसको काट करके आपने फाकी फाकी रख दिया है तो वो पूरी सेब ही तो वैल्यू बताता है। तो इसी तरीके से अगर इस सर्किल को काट के नहीं यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म में सजा रहे हैं आप, तो ये पूरी एरिया जो होगी वो उसी की एरिया है, ये तो घटी बड़ी है नहीं। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल मतलब इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो फिगर है यहाँ पर, या शेप जो भी आप समझना हो समझ लीजिए। इस शेप की अगर हम एरिया निकालें जो कि रेक्टेंगल टाइप का है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि पाई आर इंटू आर, यानी कि इक्वल टू क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर ये शेप आया है, इस शेप की एरिया पाई आर स्क्वायर है, और ये शेप कहाँ से मिला है, हमें यहाँ से मिला हुआ है। तो इसलिए ये जो आपकी एरिया आई है, यही एरिया उस सर्किल की एरिया कहलाती है जिसकी रेडियस आर है। तो सो या देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि हम बहुत दिनों से, बहुत पहले से क्लास 6 5th में, अब तो 5th में भी पाई आर स्क्वायर आ गया है, तो बहुत दिन से हम रेडियस और सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफेरेंस और एरिया के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को यहाँ हम बता रहे हैं आपको। तो जो हम पढ़ते हैं कि द एरिया ऑफ सर्किल कैसे आया, तो ये यहाँ से निकलता है इस तरीके से, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये बात हुई हम किसी सर्किल की सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं और किसी सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये तो बात हुई इन दोनों पर। अब जहाँ तक और इसके पार्ट्स हैं, एरिया में 2 चीज़ हमने पढ़ा, एरिया पेरीमीटर और सर्किल्स। अब इसके बाद में आपको ये जो बार पार्ट कर रहे हैं, इसको अलग अलग से इसकी भी एरिया निकाली जाती है, तो वो सेगमेंट में आ जाते हैं, सेक्टर में आ जाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, फिर लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, जैसे काट लिया आपने, एक पार्ट निकाल दिया काट के, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट पर भी, तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, नहीं तो आगे देखिए। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल के टर्म्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने सरकमफेरेंस पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया है और एरिया ऑफ सर्किल पढ़ लिया। अब जो अगला कंसेप्ट आता है वो है कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट्स। ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो है, ये इसका एक कंसेप्ट और है, सेक्टर और सेगमेंट की एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। तो देखें, अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक सर्किल है और एरिया और सेंटर का एक सर्किल है। अब वो सर्किल को अगर आप कहीं किसी पार्ट से, आप ये मान लीजिए P है, तो अगर कहीं इस रेडियस के इस थीटा पार्ट से, थीटा डिग्री एंगल से इसको आप काट लेते हैं, इसमें से निकाल दीजिए जितना ये भाग देख रहे हैं, जितना साइड रीजन है, ये साइड रीजन अगर आप सेंटर से किसी सर्किल को सेंटर से काट दें, जैसे आपने देखा होगा जैसे सेब है बीच से काटा जाता है, या फिर आप समझिए तरबूज को भी बीच से फाकी काट के निकालते हैं। जैसे कोई शेप है उसमें से बीच सेंटर से अगर काट करके निकाला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो भाग काट के बीच सेंटर से निकाला जाता है वही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। जैसे अब इस सर्किल में देखिए, इस सर्किल में मैंने इतना भाग मान लीजिए काट लिया, तो सर्किल 2 भागों में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, एक तो ये पूरा भाग और एक ये वाला भाग, तो इसी को सेक्टर कहते हैं। जब आप कभी सेंटर से किसी सर्किल को काटते हैं विद रेडियस और आर्क में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, तब उसे सेक्टर से काटा जाता है। तो सेक्टर में अब 2 तरीके का सेक्टर बना, एक ऊपर वाला जो है ज़्यादा दिख रहा है, एक कम दिख रहा है। तो जो ज़्यादा दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा,
और जो कम दिख रहा है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो जो सेंटर रीजन जो कम है वो माइनर होगा और जो ज़्यादा है वो मेजर होगा। तो इसी को मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कहते हैं। दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट में भी सर्किल कटता है। अब सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट में सर्किल किसी कार्ड के द्वारा कटता है। अब ये जो सोचो डायमीटर से भी सर्किल कटता है, डायमीटर भी सेगमेंट में होता है। डायमीटर से अगर यहाँ सेंटर से काट दोगे तभी वो डायमीटर हाफ सर्किल हो जाएगा, हाफ सेगमेंट हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, ये उसे कहते हैं कि जब आप कार्ड से, डायमीटर नहीं, किसी कार्ड से अगर हम किसी सर्किल को काटते हैं तो जो रीजन मिलता है हमें, जो सर्किल का पार्ट मिलता है, यानी कि जो उसको जिस पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे देखें, अगर ए बी कार्ड द्वारा हम इस सर्किल को काट लें, कहीं से भी काट दीजिए, ऐसे भी काट सकते थे, कहीं से भी काट दीजिए, तो जो भाग होगा दो भाग होगा। कहीं से भी सर्किल को एक काट डालोगे दो भाग हो गया, एक ये है ए पी बी और एक जो है ए क्यू बी हो गया, एक ये पार्ट है, ऐसे ये भी है ए क्यू बी। तो यहाँ पर जो नीचे वाला यानी जो कम होगा उसे माइनर सेगमेंट कहोगे, जो ज़्यादा होगा उसे मेजर सेगमेंट कहोगे। मेजर और माइनर का मतलब, मेजर माने ज़्यादा होता है, माइनर माने कम होता है। तो सेगमेंट, जो सेगमेंट कम होगा उसे माइनर कहोगे, जो ज़्यादा होगा उसे मेजर कहोगे। जो सेगमेंट, जो सेक्टर कम होगा उसे माइनर सेक्टर कहोगे, जो सेक्टर ज़्यादा होगा उसे मेजर सेक्टर कहोगे। तो ये तो बात हुई कि सेगमेंट और सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है, सेक्टर जो है वो सेंटर से रेडियस के थ्रू करता है, सेगमेंट जो है वो सेंटर से नहीं, रेडियस के थ्रू नहीं करता है, वो करता है कार्ड के थ्रू। क्या करता है, कार्ड के थ्रू। तो दोनों में यही अंतर है। तो ये तो मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर की बात हुई, या माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर की बात हुई। ये सेक्टर और सेगमेंट होगा। अब हमें जो प्रॉब्लम है, हमारी जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आपकी जो क्वेश्चन है वो ये है, पूछता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पर भी। जैसे अगर आप देखें, हम एक सर्किल ले लेते हैं, वो सेंटर का रेडियस आर है, और मान लेता हूं कि थीटा एंगल, जैसे ये 360, ये टोटल कितने डिग्री का होता है, टोटल जो एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री होता है। अब इस 360 डिग्री में से किसी नहीं किसी एंगल से कटेगा ना, जैसे थोड़ा भी काटोगे तो एंगल तो कटेगा ही। अब एंगल गायब हो गया, तो यहाँ थीटा एंगल से अगर मान लो आपने इसको कट कर लिया, इसके सेक्टर को, तो इसके सेक्टर को अगर आपने थीटा एंगल से काटा हो, जो कि रेडियस आर है, तो जो अब आप देखो ये पार्ट इस सर्किल की पूरी एरिया से ही तो बाहर हो रहा है। अगर इस सर्किल की एरिया आप बोलते हो पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। आप ये पाई आर स्क्वायर उस केस में था जब आपका 360 एंगल था। क्या था, 360 एंगल था। जब 360 एंगल पर इसकी एरिया थी तो ये पाई आर स्क्वायर आया था। अब आप कह रहे हो कि हम एरिया चाहते हैं जब इसका एंगल कितने पर है, थीटा डिग्री पर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा, इसी कंसेप्ट को समझिए, जब यहाँ ये पूरा एंगल होल एंगल है, होल एंगल का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा डिग्री पर कितना होगा, तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यही आपका क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। इट इज नोन एज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, हमने सर्किल की एरिया से काटा है, सेंटर से काटा है, सेंटर से ही आर रेडियस निकाला जाता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है होल सर्किल की एरिया। तो अगर होल सर्किल में 360 डिग्री पर निकाल रहे हो तो थीटा डिग्री यानी कि मान लो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री पर निकालना है सेक्टर, तो हमें उतने से डिवाइड कर दो 360 को, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360, यानी कि इतना पार्ट। जैसे अभी 4 पार्ट यानी 90 क्वाड्रेंट भागना होता है, तो 1/4 पार्ट आता है कि नहीं आता पाई आर स्क्वायर का, और 1/4 पार्ट कितना होता है 360 का, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री पर काटोगे, मान लीजिए इसको अगर 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री काट रहे हो आप, तो आपका जो सर्किल का 4 पार्ट कितना हो जाता है, 90/360, तो ये आ जाएगा 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट सर्किल का होता है 90 डिग्री। आपको पता है कि अगर ऐसे 2 डायमीटर ड्रा कर दे तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री पर 4 पार्ट बटा कि नहीं बटा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि सेक्टर के फार्मूले में कोई डाउट नहीं है, सेक्टर का फार्मूला सेंटर से कटता है,
क्योंकि पूरी सर्किल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, तो इसलिए जितने जितने डिग्री पर आप उसको काटेंगे उतना बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला बनता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ सेक्टर की एरिया की बात। अब हम करते हैं सेगमेंट की बात। एरिया ऑफ सेगमेंट की चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट में देखें तो सेगमेंट यहाँ से कट रहा है, ठीक, जैसे ये देखिए यहाँ से कटा हुआ। अब इसकी एरिया निकालने के लिए आपको सेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से क्या करिए, ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ए और बी को सेंटर। अब रेडियस आ रही है, थीटा डिग्री ये है। तो अब ये बताओ, अगर आपको ये एरिया चाहिए तो इसका मतलब इस पूरी एरिया में से, पूरे सेक्टर की एरिया बनी है, इस पूरे सेक्टर एरिया में से अगर हम ये वाली एरिया निकाल दें, सॉरी मतलब इस पूरी एरिया में से अगर हम ये ट्रायंगल की एरिया निकाल दें तो बचेगा इतना ही कि नहीं बचेगा? अगर आप इसको बाहर कर दो तो कितना बचा? ए पी बी बचा कि नहीं बचा? तो इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट इज मीन्स कि थीटा तब भी है, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप जो जैसा ट्रायंगल रहेगा उस हिसाब से उसकी एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये हुआ आपका सेक्टर की एरिया, ये आपकी सेगमेंट की एरिया हो गई। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया ये। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ओ बी। अब डिपेंड करेगा कि वो एरिया कैसी है, वो डिपेंड करेगा कि एरिया कैसी है, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, आइसोसियल्स है, इक्विलेटरल है, या कोई भी ट्रायंगल है, उस हिसाब से इसकी एरिया निकलती है अलग अलग, और वो वैल्यू रख करके आसानी से इसको फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए माइनर सेगमेंट की एरिया हुई, ये क्या हुई? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हुई। ये कैसी है? माइनर सेगमेंट की। मेजर की बात कर रहा है तो चाहे पाई आर में से घटा दो या सीधा 360 माइनस थीटा कर लो। थीटा जगह क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ऐसे ये आ गया तो सीधा पाई आर स्क्वायर में से घटा दो, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। मेजर सेगमेंट की एरिया निकालना है तो पाई आर टोटल है, पाई आर में से माइनर सेगमेंट की एरिया घटा दो तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। एक चीज और इसमें छूट रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क, मान लीजिए आपको लेंथ ऑफ आर्क में ए पी बी की, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी निकालना है। अब आप ये बताइए, ये जो आर्क की लेंथ है, ये इतना यहां से यहां तक, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये क्या है? कितने में से काटे हो आप इसको? किस में से काटे हो? 2 पाई आर में से ही तो काटे हो भाई। आप ये बताइए कि ये ए पी बी काटोगे तो इसी बाउंड्री में से ही तो काटोगे, और बाउंड्री को क्या कहते हो? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस। तो ये जो कट रहा है वो कहां से कट रहा है? यानी कि थीटा बाई 360, भाई इतनी डिग्री कटेगा तो ये तो हमेशा आपको 360 बात करेगा, क्योंकि ये 360 पर घूमता है पूरा फिगर, तो इसलिए 360 तो इसमें आप हमेशा इन्वॉल्व होगा। तो जब 360 रहता है तो 2 पाई आर रहता है। जब 360 पर सरकमफेरेंस होता है तो 2 पाई आर होता है। जब ये टोटल एंगल 360 डिग्री रहता है तो सरकमफेरेंस कितना आता है? 2 पाई आर। अब जब सरकमफेरेंस थीटा डिग्री पर लेना है तो थीटा अपान 360 2 पाई आर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें 3 फार्मूले आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आता है। बोर्ड के स्टूडेंट जो एकेडमिक के हैं क्लास 10th में, उनके लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी है, अनिवार्य है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, ये गारंटी है। और बाकी जो कंपटीशन के, एडवांस मैथ के जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, जो उनके लिए भी इसमें से एक क्वेश्चन अब आने लगा है। एरिया रिलेटेड सर्किल से आता है, या फिर यहाँ से भी अब उठाने लगे हैं।
फिगर बना देंगे, उसमें से आपको कह देंगे एरिया फाइंड करिए। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जहाँ तक इसकी एक्सरसाइज की बात है तो उस पर आप क्वेश्चन करिए, फिर एक्सरसाइज के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी जो भी बुकें हैं उससे करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से बता सकते हैं। और अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, वो भी बताएं, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनाएंगे। बाकी हम अपने हिसाब से जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और प्रॉब्लम भी करवाएंगे। तो आज इतना ही, कि आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।